शुरुआत करते हैं भोपाल एनकाउंटर और जेल से फरार सिमी के कथित आतंकियों के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनकाउंटर विवादों में है तो एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वीवीआईपी की सेवा ने भोपाल के जेल के 8 कैदियों को भागने का मौका दिया? क्या प्रहरी माननीयों की सेवा करते रह गए और कैदी फुर हो गए? इस चौंकाने वाले सच ने दरअसल जेल के सुरक्षा इंतजामों को ही कटघरे में ला खड़ा किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 30 अक्टूबर की रात जेल की सुरक्षा में तैनात 160 प्रहरियों में से 80 तो वीवीआईपी की सिक्योरिटी में मसरूफ थे। वो माननीयों की सेवा करते रहे और कैदी फुर्र हो गए। वो वीवीआईपी की ड्यूटी बजाते रहे और जेल में लग गई सेंध। भोपाल में सिमी के कथित आतंकियों के एनकाउंटर पर सियासी रार के बीच सुरक्षा का सवाल दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस दिन कैदी जेल से भागे उस रात सुरक्षा में तैनात आधे प्रहरी कहीं और ड्यूटी कर रहे थे। जेल के प्रहरियों की ये ड्यूटी लिस्ट बता रही है कि जेल की सलाखों का लोहा क्यों आसानी से पिघल गया, कैसे 20 फीट ऊंची दीवार भी बौनी हो गई और कैसे 8 आतंकी फरार हो गए। जेल ड्यूटी के लिए तैनात कई प्रहरियों को नई जिम्मेदारी दे दी गई। कोई जेल महानिदेशक की ड्यूटी बजा रहा है, कोई प्रमुख सचिव की, कोई एडिशनल महानिदेशक की, कोई जेल मंत्री की सेवा में लगा है और किसी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में हाजिरी लगाना ज्यादा जरूरी है। कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर की रात 160 प्रहरियों में से 80 सुरक्षा गार्ड्स जेल के बाहर तैनात थे। इनमें से 20 जेल मुख्यालय, 10 प्रमुख सचिव जेल, 4 जेल मंत्री, 4 पूर्व जेल मंत्री और 4 की तैनाती जेल अधीक्षक के घर पर थी। जो कागज हैं वो ये दिखाते हैं कि न सिर्फ अधिकारी बल्कि पूर्व मंत्री तक के बंगलों पर वो तमाम लोग तैनात हैं जिन्हें जेल में कैदियों की निगरानी में मुस्तैद होना चाहिए था। और भोपाल जेल की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 160 से 170 प्रहरियों की तैनाती होनी चाहिए थी और ये सूची बताती है कि इसमें से आधे नेताओं और अफसरों के बंगलों पर चाकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकारी दावों के मुकाबले सुरक्षा में कितने लूपहोल्स हैं। जेल की सुरक्षा से हुए इस खिलवाड़ पर विपक्ष हमलावर है, जबकि जेल मंत्री हर दावे को खारिज कर रही हैं। जेल विभाग के अधिकारियों ने जिस हिसाब से शासन को बार बार पत्र लिखे हैं कि इसकी सुरक्षा खतरे में है, सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो सुरक्षा कर्मी जेलों की अपेक्षा मंत्रियों के बंगलों पर काम कैसे करते रहे? मेरे यहाँ तो मात्र 3 हैं, 2 ऑफिस में है और 1 ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो गाड़ी लगी है मंत्री की ड्यूटी में तो ड्राइवर तो होगा ही, और ऑफिस के लिए 2 की जरूरत होती है तो ऑफिस में 2 हैं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। और जो आपने आईजी डीआईजी के यहाँ बताया है ये भी संख्या कुछ आप ज्यादा ही बता रहे हैं कि 80 लगे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद यदि आप मेरे संज्ञान में लाए हैं तो हम इस बात को कल माने कल ही इस बात को दिखवा लूंगी। अगर ऐसा है तो उनकी ड्यूटी वहां से निकाल के और हम जेल में लगाएंगे। पहले जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के खराब होने की खबर और अब सुरक्षा में लगे गार्ड्स की तैनाती का मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस लापरवाही की जांच आगे बढ़ी तो कई दिग्गजों पर गाज गिरनी तय है। दरअसल इस घटना से करीब 1 महीने पहले ही जेल के सुपरिंटेंडेंट ने जेल डीजी को चिट्ठी लिखकर जेल में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरकार महीने के आखिर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जाहिर तौर पर यह घटना दिखाती है कि अधिकारियों की चिट्ठियां जो सुरक्षा से संबंधित हैं उनका सरकारी तंत्र में क्या हाल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो जितनी फुर्ती एनकाउंटर करने में दिखाई थी इन तमाम पुलिस अफसरों ने, अगर उतनी फुर्ती जो है नियम कायदे कानून जो है, जेल मैन्यूअल जो है उसको फॉलो करने में दिखाई होती, या फिर महकमे की मंत्री साहिबा ने जांच में या फिर उस शिकायत पर दिखाई होती, तो आज यह हश्र ना होता। बहरहाल कैदियों की निगरानी के सुलगते सवालों के बीच एनकाउंटर का एक और ऑडियो टेप सामने आ गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बातचीत से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही एनकाउंटर के दौरान पुलिस वालों के बीच वायरलेस पर हुई बातचीत का हिस्सा है और इसमें आतंकियों को घेरने से लेकर उन्हें ढेर करने तक की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल पीछे ही हटना है, घेर के पूरा कर दो काम तमाम। और सेवा बंदोबल पे फायरिंग चालू हो गई इधर से। उनने फायरिंग की है, छोड़ना नहीं है उनको। जो फायर कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। 4-5 मर गए, 5 को गोली लग गई। चलो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं। ऑटो मारेगा। ये आवाज
उस एनकाउंटर के दौरान की बताई जा रही है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहा है और शिवराज सरकार पुलिस की पीठ ठोक रही है कि जो आतंकी भोपाल जेल से भागे उन्हें 8 घंटे में ही ढेर कर दिया गया। नए ऑडियो की पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन दावों और दलीलों के बीच यह एनकाउंटर को सही साबित करता नजर आ रहा है। वायरलेस सेट पर कुछ कोडवर्ड और कुछ साफ संदेश के बीच ऑडियो में पुलिस वालों को एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर करने का आदेश दिया जा रहा है। माइक 1 2 सिग्मा 113 गो अहेड, बिल्कुल नहीं पीछे हटना है। और जितनी चार्जेस है उनको भी बताओ, माइक 10 बिल्कुल पीछे ही हटना है, घेर के पूरा कर दो काम तमाम। ओवर सिग्मा 122 फायरिंग चालू हो गई इधर से। उनने फायरिंग की है, छोड़ना नहीं अपने को। तो फायर कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। मतलब पोजीशन ले लेना ताकि एक दूसरे में कोई क्रॉस फायरिंग ना हो। ऑडियो क्लिप में आगे आतंकियों को मुठभेड़ में मारने की बात भी की जा रही है और मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों के लिए शाबाशी के भी अल्फाज सुनाई दे रहे हैं। 4-5 मर गए, 5 को गोली लगी। चलो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप वहाँ रोको तो फिर उसके बाद हम ये नीचे से फोर्स ऊपर चलाते हैं। कंट्रोल बताओ माइक सर को, एनकाउंटर सक्सेस हो गया, ऑटो मारे गए। ओवर सर बताइए, वो ऑटो मार गए, डीएसपी क्राइम साहब ने बताया। सबको एकदम ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो नीचे भी रहेंगी चारों ओर। अभी कुछ और सर्चिंग ऑपरेशन कराना पड़ा तो ओवर वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, सभी वही रहेंगे। इससे पहले भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकियों को घेर कर मारने की तस्वीर साफ नजर आई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वाले पहाड़ी पर खड़े आतंकियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। वीडियो और ऑडियो टेप के आने का सिलसिला चल रहा है। हालांकि बेसब्री से इंतजार उस आधिकारिक रिपोर्ट का हो रहा है जिसके बाद आतंकियों के इस जेल ब्रेक पर छाए राज से पर्दा पूरी तरह हट सकेगा। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उस बड़े खतरे की जो देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। धुएं और धुंध के कहर ने राजधानी दिल्ली को इस वक्त अपनी गिरफ्त में ले रखा है। प्रदूषण ने पिछले 17 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हवा में घुलते जहर से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में खांसी और सांस में तकलीफ के मरीजों की भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इनसे पीछे है सफेद आफत। राजधानी की हवाओं में घुला जहर, टूटा 17 साल के प्रदूषण का रिकॉर्ड। नासा से जारी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा कितनी दमघोटू हो गई है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों से दिल्ली के आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं दिवाली के बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानियां भी। राजधानी में स्मॉग ने ऐसा कहर ढाया है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिल्ली की हवा में आज प्रदूषण इतना ज्यादा था कि PM 2.5 का औसत स्तर 252 के खतरनाक मार्क तक पहुंच गया, जबकि PM 10 का स्तर भी 444 रिकॉर्ड किया गया, जो काफी डेंजरस है। हालात को देखते हुए NGT ने सख्त रुख अपनाया और दिल्ली समेत 4 राज्यों के पर्यावरण सचिवों को तलब किया। NGT ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के पुख्ता इंतजाम करें। अब जब हवाई नहीं चल रही है तो जो साथ के राज्य है वहाँ से क्रॉप बर्निंग वाला इशू तो फिर बनता ही नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, प्लास्टिक बर्निंग है, लीव्स बर्निंग है और जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और उस पर सख्ती दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर एयर पॉल्यूशन का इशू रिजॉल्व होगा। हैरानी की एक और बात ये भी है कि दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण में और इजाफा हुआ है, जबकि अमूमन दीपावली के बाद प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। आंकड़ों के मुताबिक दिवाली के 2 दिन बाद प्रदूषण का स्तर दिवाली की रात से 62% ज्यादा था। ऐसा पिछले 17 साल में कभी नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में छाई सफेद आफत से स्कूली बच्चे भी परेशान हैं। दमघोटू हवा की वजह से कहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को खांसी और आंखों में जलन हो रही है, तो कहीं ये मासूम सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। धुंध और प्रदूषण को देखते हुए गुड़गांव के स्कूल सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी MCD के सभी स्कूलों को कल बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस प्रदूषण की वजह से उन लोगों के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही जो पहले से अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं।
अब अगर प्रदूषण के स्तर को कम करने के कड़े उपाय नहीं उठाए गए तो दिल्ली में लोगों का खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को आखिरकार पंजाब की सियासत और OROP पर सियासी रोटियां सेकने के बीच फुर्सत मिल ही गई कि दिल्ली की आबो हवा पर कोई बैठक बुला ले। लेकिन इस बीच प्रदूषण तो हाथ से बेकाबू होकर फैल चुका था। 17 साल के रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था। हवा में PM 2.5 का जो लेवल 100 के नीचे होना चाहिए, वो दिल्ली NCR में इस वक्त 400 से भी ज्यादा है, यानी कि 4 गुना। आपको बता दें कि खतरा मंडरा रहा है। वहीं PM 10 का लेवल भी 60 से कम होना चाहिए था, लेकिन ये स्तर भी राजधानी में 4 गुना से भी ज्यादा है। मथुरा रोड, पूसा रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह पार्टिकुलेट 2.5 और PM 10 दोनों जो हैं खतरे के निशान से कहीं ज्यादा आगे आपको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप के साथ विवादों का सिलसिला लगता है थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई में बॉम्बे हाउस के बाहर मारपीट की खबर सामने है। दरअसल टाटा ग्रुप से जुड़ी एक और खबर यह है कि टाटा सन्स ने अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया है। मारपीट की ये तस्वीरें मुंबई के बॉम्बे हाउस की हैं। वही बॉम्बे हाउस जहां टाटा ग्रुप का हेड ऑफिस है। मीडिया कर्मियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले तो बदसलूकी की और फिर थप्पड़ घूंसों की बरसात कर दी। किसी के कैमरे तोड़ दिए तो किसी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के साथ ये सारा विवाद एक तस्वीर खींचने को लेकर हुआ। मौके पर मौजूद फोटोग्राफर टाटा सन्स के हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। बस यही बात सुरक्षा कर्मियों को नागवार गुजर गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मीडिया कर्मियों ने विरोध किया तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन खबर है कि इस मारपीट में एक फोटोग्राफर बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि कई कैमरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बाद में ग्रुप की तरफ से इस मामले में खेद भी जताया गया। टाटा ग्रुप के ऑफिस के बाहर मारपीट की तस्वीरें सामने आई तो अंदर से आई टाटा सन्स में बड़े बदलाव की खबर। एस पद्मनाभन को टाटा सन्स का नया HR हेड बनाया गया है। हरीश भट्ट को टाटा ब्रांड और बिजनेस डेवलपमेंट को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर मुकुंद राजन को अमेरिका, सिंगापुर, दुबई और चीन के विदेशी कारोबार का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि संजय सिंह पब्लिक अफेयर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि पिछले महीने ही टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री को अचानक चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। अब साइरस मिस्त्री के करीबियों की जगह पर नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चुनावी रण से पहले समाजवादी पार्टी में एक अलग ही रण चल रहा है। अखिलेश और शिवपाल के बीच वर्चस्व की जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे कितना भी मंच पर एक साथ परिवार एकजुट दिखाने की कोशिश करे। अपनी रथ यात्रा के सफल आगाज के साथ अखिलेश ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया है और अब शिवपाल रजत जयंती कार्यक्रम को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। लड़ाई दबी छिपी सही, लेकिन मनभेद साफ नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज शिवपाल को मीटिंग में कम भीड़ ने नाराज भी कर दिया। अखिलेश के पास समाजवादियों की युवा शक्ति है और शिवपाल के पास अपने संगठन के पुराने साथियों का भरोसा। चुनाव से पहले समाजवाद के कुनबे का घमासान रह रह कर सामने आ जाता है। अखिलेश के रथ यात्रा के दौरान उमड़ी समाजवादियों की भीड़ ने शिवपाल के आगे चुनौती बड़ी बना दी है। अब उन्हें खुद को अखिलेश पर भारी साबित करना है और इसलिए रथ यात्रा के एक दिन बाद ही शिवपाल ने युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग तलब कर ली। बताया जा रहा है कि शिवपाल सुबह 10:15 बजे पार्टी के प्रदेश दफ्तर पहुंचे और वो 11 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब पार्टी के 100 से 150 कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे तो 11:10 पर शिवपाल कार्यालय से बाहर निकलकर वापस चले गए। हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं, सब कुछ त्याग कर सकते हैं और करने की नौबत क्यों है सर? जब त्याग करने की नौबत क्यों है? नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पूरा पालन करेंगे। नेताजी आज भी आपसे घर पर मुलाकात की, क्या आदेश देकर गए खास? आज यही आदेश है जो देख रहे हैं आप। शिवपाल नाराज है और अखिलेश अपनी युवा टीम के जोश से गदगद। शायद जानते हैं कि वर्चस्व की जंग जीतनी है तो चुनाव में कामयाबी बेहद जरूरी है, इसलिए फिलहाल
सारी ताकत रथ यात्रा पर झोंक देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं का और जनता का, इसलिए कि जब पहली बार और पहले दिन की रथ यात्रा को सफल बनाया, जो जन समर्थन मिला है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं यही जन समर्थन रहा तो आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की होगी। अखिलेश अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अब बारी शिवपाल यादव की है, इसलिए वो रजत जयंती कार्यक्रम को हर हाल में रथ यात्रा के आगाज से बड़ा बनाना चाहते हैं। कोशिश भी पुरजोर हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने रजत जयंती समारोह की तैयारी कर रही है। पार्टी में पावर गेम चल रहा है। अखिलेश के बाद अब शिवपाल यादव की तैयारी है। शिवपाल यादव का पावर शो कल होगा। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश समर्थकों का जोश नजर आया और रजत जयंती कार्यक्रम से पहले शिवपाल समर्थक दम भर रहे हैं। जाहिर है ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, ये पार्टी के अंदर बादशाहत की जंग है, जिसे दोनों के समर्थक भी बखूबी जानते हैं, समझते हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। राजनीति में भीड़ नेता का कद तय करती है, तो ऐसे में शिवपाल को गुस्सा आना लाजमी था। अब बात करते हैं हमारे समाज की कुछ ऐसी परंपराओं की जो किसी की जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाती है। पंडित नेहरू को पहनाई गई एक माला एक महिला के लिए अभिशाप बन गई। समाज ने अकेला छोड़ दिया, सियासत ने भी साथ नहीं दिया और धनबाद की बुधनी मंझियान अपने गमों के साथ अकेली रह गई। आखिर क्या हुआ था इस महिला के साथ, क्या थी वो परंपरा, देखते हैं इस रिपोर्ट। एक सभा हुई, एक डैम का उद्घाटन हुआ, हजारों की जिंदगी में चिराग रोशन हो गया और किसी की जिंदगी अंधेरे में खो गई। वो तन्हा है, अकेली हैं और उस खता की सजा काट रही हैं जो कभी उन्होंने की ही नहीं। बिना गलती के सजा काटना क्या होता है, ये जानना हो तो हमारे साथ धनबाद चलिए, बुधनी मंझियान के आंगन तक। 6 दिसंबर 1959 देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब एक इतिहास रचा था। धनबाद में पंडित नेहरू पंचेत डैम का उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्होंने बुधनी मंझियान से डैम का उद्घाटन कराने का फैसला किया। पंडित नेहरू चाहते थे कि उद्घाटन एक ऐसी महिला करे जिसने डैम बनाने में खून पसीना बहाया हो, और बुधनी मंझियान को कार्यक्रम में पंडित नेहरू का सम्मान करने का मौका दिया गया। बुधनी ने पंडित नेहरू को माला पहनाई और डैम का उद्घाटन किया। हम लोग वहाँ उद्घाटन किया का वहाँ पर्दा लगाया हुआ था, उसको हमने ये किया, साइड किया। उसके बाद बुधनी, हम, जवाहरलाल नेहरू वहाँ खड़ा हुआ और बुधनी मंझियान जो था वो बटन दबाया। बुधनी के लिए तब ये सौभाग्य था, लेकिन रात होते होते समाज ने इसे दुर्भाग्य बना दिया। खुरबुना गांव में उसी रात संथाल समाज की बैठक हुई और बुधनी को पंडित नेहरू की पत्नी मान लिया गया, क्योंकि बुधनी ने एक गैर आदिवासी पुरुष को माला पहनाई थी। संथाल समाज ने बुधनी को शादीशुदा करार दिया। समाज में कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। बुधनी के गमों को कम करने के लिए सुधीर दत्ता आगे आए। उन्होंने बुधनी का हाथ थामा, औलाद भी हुई, लेकिन उनके रिश्ते को समाज ने मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो नेहरू जी की पत्नी करार दी गई थी। तो चालू करने के बाद जब मम्मी ने उनको माला पहनाया तो अंधविश्वास कर चलते उनको गांव से निकाला गया। अपनी फरियाद बुधनी ने राजीव गांधी को भी सुनाई, लेकिन उनकी झोली में इंतजार के अलावा कुछ नहीं आया। आज वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें इंतजार अब भी है कि गांधी परिवार उनकी मदद करे। वो राजीव गांधी बुलाया, मिलने को लिया गया, देखा, मेकचर में उठा तो क्या चाहते हैं यार, बोल वो यदि राहुल गांधी बोलेगा तो हम जाएगा बात। जिंदगी के 80 बसंत देख चुकी बुधनी अब भी अकेली हैं, अपने गमों के साथ सजा काट रही हैं, बिना किसी खता के, और इंतजार कर रही हैं मदद का। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं दिल्ली के अस्पतालों की, जो अभी तक बदहाल इंतजामात के लिए कोसे जाते थे, लेकिन अब वहां पर सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल हो गया है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला को तलाशने में जुटी हुई है। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह से शॉल के नीचे महिला बच्चा छुपा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये महिला वार्ड से इतनी आसानी से बच्चा चुरा कर ले जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती। और एक बार फिर से दिल्ली के सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में आ जाते हैं।
तो नेशन व्यू में आपने देखी देश की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही।